प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने वाक्य के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जिसको अंग्रेजी में सेंटेंस कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वाक्य है क्या। आप तो अनेकों किताबों में इंग्लिश, हिंदी, विज्ञान, भूगोल सब में पढ़े हैं। वाक्य का प्रयोग करते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन आखिर वाक्य है क्या? आज तक तो आप सुनते, पढ़ते, समझते सब हैं, लेकिन कभी आपने गौर नहीं किया कि वाक्य है क्या। वाक्य कहते किसे? इसको परिभाषित पहले कीजिए, ठीक है। तो वाक्य किसको कहते हैं? मनुष्य के भाव को, मनुष्य अपने भाव को व्यक्त करने के लिए जिस सार्थक पद समूह का प्रयोग करता है वह वाक्य कहलाता है, ठीक है। या मनुष्य के विचारों को, इसको पूर्ण रूप से प्रकट, मनुष्य के विचारों को, भावों को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले सार्थक पद समूह को वाक्य कहते हैं। मनुष्य के विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट की जाने वाली मनुष्य के विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट की जाने वाले सार्थक पद समूहों को हम वाक्य कहते हैं। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। क्या हुआ? ये मनुष्य के हमारे विचार जो है इसके द्वारा प्रकट हुआ। मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। मैं वीडियो बन नहीं रहा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो मनुष्य के विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट की जाने वाली ये हमारे विचार है। हम अपने विचार को एक वाक्य के द्वारा प्रकट किए, और वाक्य में का जो ये पद है इसको हम पद कहेंगे। ये सारे पद हैं। कोई भी शब्द तभी तक शब्द कहलाता है जब तक उसका प्रयोग वाक्य में नहीं हो जाता है, ठीक है। जिस तरह कि एक ही व्यक्ति है लेकिन अलग अलग जगहों पर उसका नाम बदल जाता है, ठीक है। यदि एक व्यक्ति किसी दुकान पर जाता है तो उसको लोग ग्राहक कह करके पुकारते हैं। वही व्यक्ति जब गाड़ी पर चढ़ता है उसको पैसेंजर कहता है। वही जब डॉक्टर कह जाता है तो उसको पेशेंट कहता है, ठीक है। वही जब स्कूल पढ़ने जाता है उसको छात्र कहता है। इस तरह से आदमी एक है, अलग अलग जगह पर रहने पर उसका जब पद भिन्न भिन्न हो जाता है, उसका नाम भिन्न भिन्न हो जाता है। उसी तरह यहां भी मैं सर्वनाम शब्द है, लेकिन यहां शब्द नहीं वाक्य में प्रयोग किया गया। यहां कर्ता का निश्चित छिपा हुआ है, ठीक है। विभक्ति से जुड़े हुए शब्द को हम पद कहते हैं। जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसमें विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी कारक जिसको कहते हैं। हिंदी में कारक, संस्कृत में विभक्ति कहते हैं। जब कारक के चिन्हों के साथ इसको जोड़ करके वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो इसकी आप एक पोस्ट पर आ गया। ये मैं क्या है? कर्ता पद है, ठीक है। यह संज्ञा पद, ये सर्वनाम पद, और ये वीडियो क्या है? संज्ञा पद है। बना रहा हूं ये क्रियापद है। हम इसको क्रिया नहीं कहेंगे, क्रियापद कहेंगे, क्योंकि ये पोस्ट पर अभी आ गया, ठीक है। वाक्य में प्रयोग तो पद किसको कहते हैं? शब्द और पद में यह अंतर है। कोई भी शब्द तभी तक शब्द कहलाएगा जब तक वाक्य प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे वह शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाएगा तो वह उसका नाम हो जाएगा पद। तो पद किसे कहते हैं? विभक्ति युक्त, यानी विभक्ति से जुड़े हुए शब्द को हम पद कहते हैं। और शब्द किसे कहते हैं? ध्वनियों के मेल से बने वर्ण समुदाय को हम शब्द कहते हैं। ये दोनों में अंतर है। तो ये हो गया आपका वाक्य। अब वाक्य को समझ गया। अब वाक्य के दो रूप होते हैं। इसके वाक्य के दो रूप होते हैं। कौन कौन? पहला उद्देश्य,
और उद्देश्य, दूसरा विधेय। अब उद्देश्य विधेय क्या है? उद्देश्य को हम कर्ता भी बोलते हैं, ठीक है, और विधेय होते हैं शेष भाग, शेष पदों, शेष पद। किसी भी वाक्य में बिना कर्ता का वाक्य नहीं होता, कर्ता उसमें मौजूद रहता है, नहीं रहता है तो छिपा रहता है, लेकिन कर्ता है। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए या लिखा जाए, कहा जाए वही हुआ, चलिए कहा जाए, उससे क्या कहेंगे? उद्देश्य कहा जाता है, उद्देश्य कहेंगे। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य कहलाता है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, ठीक है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। अब मैं वाक्य द्वारा इसको पुष्ट कर रहा हूं। उदाहरण के लिए, आकाश में बादल गरज रहे हैं, अब आप बताइए कि इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है? बादल के बारे में कहा जा रहा है। यह उद्देश्य क्या हो गया यहां? बादल। और विधेय क्या हुआ? ये जो बच गया, आकाश में गरज रहे हैं, आकाश में गरज रहे हैं, ये आपका विधेय हो गया। यानी जिसके बारे में कहा जाए, किसके बारे में कहा गया? आकाश से बादल गरज रहे हैं, ये बादल के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए बादल उद्देश्य हो गया। और जो बच गया, वो शेष जो बचा, मैंने कहा था उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, ठीक है, और जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। तो जो शेष बचा वो सारा क्या हो गया? आपका विधेय हो गया। शेष पद है, कर्ता पद इसमें आ गया, और शेष पद जो बचा वह विधेय के अंतर्गत आता है। समझ गया आप? अब परीक्षा में को कैसे पूछेगा? आपको इसी तरह लिखेगा, बरसात में मेढक टर टर करते हैं। कहेगा, लिख देगा कि बरसात में मेढक टर टर करते हैं। इस वाक्य में उद्देश्य कौन सा है? निम्न में से कौन है? तो अब आप बताइए कौन होगा? इसके किसके बारे में बताया जा रहा है? मेढक के बारे में। बहुत बच्चे क्या करते हैं? बरसात लिख देते हैं। नहीं, शुरू में जो वही लिख देते हैं। यहां पर तब शुरू में आकाश लिख दीजिएगा। नहीं, यहां बादल के बारे में बताया जा रहा है। ये कर्ता यही है बादल, यहां पर कर्ता मेढक हो गया। अब आपको यदि धोखा लगता है, एक मंत्र बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, ठीक है, यदि आपको धोखा हो कि अब कौन उद्देश्य होगा नहीं जानते हैं, समझ में आ रही है, इसके लिए आपको एक ट्रिक्स बता रहा हूं, ठीक है। एक शब्द है कौन, इसको पकड़ लीजिए। ये कौन जो है आपको उद्देश्य बता देगा। इसी को पकड़िए, खोज के निकाल देगा कौन। देखिए,
आकाश में, ये इसको पकड़िए, इसको इसके साथ लगा दीजिए, क्रिया के साथ, इस दोनों को पकड़िए। कौन गरज रहे हैं, खोजिए कौन गरज रहे हैं। आकाश गरज रहे हैं, बादल, पता चल गया उद्देश्य है। फिर यही चीज लगाइए इसमें, कौन क्रिया के साथ लगाइएगा, याद रखिए कौन शब्द क्रिया के साथ लगना चाहिए। कौन टरटर करते हैं, बरसात बरसात कर रहा है, मेढक कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस ट्रिक को समझ गया होगा। हम उद्देश्य भी देखो कैसे पहचानेंगे। अब आइए इसके भेदों को मैं बता रहा हूं। रचना की दृष्टि से शब्द के दो शब्द में वाक्य के दो भेद, तीन भेद होते हैं। तीन भेद हैं। पहला क्या है, सरल वाक्य। दूसरा है मिश्र वाक्य। और तीसरा है संयुक्त वाक्य। अब एक एक करके इसको परिभाषा। सरल में क्या हुआ, आसान। अभी आपने पढ़ा कि वाक्य के मुख्य दो अंग है। अंग माना जिस तरह हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, तो अंग क्यों उसका कहा गया। अंग मतलब यह हुआ कि वे सारे मिल करके ही हमारे शरीर का निर्माण किया। यदि हाथ पैर आंख मुंह कान नाक पैर नहीं रहता तो फिर हमारा शरीर कैसे कहलाता, शरीर पूरा कैसे होता, ये तो शरीर नहीं कर सकते। तो सभी अंगों को मिलाकर के हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। उसी तरह उद्देश्य और विधेय, इस दोनों को मिलाकर वाक्य का निर्माण किया गया। आपने देखा कि वाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों मिलकर के वाक्य पूरा पूरी है। और यदि उद्देश्य को अलग कर लेते हैं तो विधेय अधूरा हो जाता है, और विधेय को अलग करते हैं तो उद्देश्य अधूरा हो जाता है। तो यही दोनों पूरे वाक्य में आपको अलग अलग करके दिखाया कि उद्देश्य और विधेय दो ही चीज है वाक्य में, तीसरा कुछ नहीं है। दो ही से मिलकर के वाक्य का निर्माण हुआ है। इसीलिए आप देख रहे हैं सरल वाक्य किसको कहते हैं, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही क्या हो, विधेय हो। जैसे ईश्वर ने सारी व्यवस्थाएं दी। अब देखिए इसमें उद्देश्य हो गया, कौन व्यवस्थाएं दी भाई, ईश्वर ने दी। ईश्वर हो गया उद्देश्य, और ये सारी बातें हो गया विधेय। तो इसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो वह सरल वाक्य कहलाता है। चलिए आगे चलता हूं मैं। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य हो और उसके अधीन में काम करने वाला एक अंग वाक्य हो, अंग वाक्य हो। जैसे क्या समझा, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य हो और उसका अधीन में काम करने वाला एक अंग वाक्य हो। अंग बना मदद करने वाला, उसका अपना जिससे वह बना हुआ है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे
राम ने कहा कि मेरी मां बीमार है। अब देखिए इसमें, राम ने कहा मेरी मां बीमार है। देखिए उद्देश्य विधेय अलग अलग है दोनों में, लेकिन इसको किसने जोड़ा? की ने जोड़ा। तो जिस वाक्य में सरल वाक्य, ये सरल वाक्य हो गया, एक ही उद्देश्य के लिए सरल वाक्य है। उसके अधीन में एक अन्य वाक्य मां बीमार है, ठीक है। तो जब एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ हो, किससे? कौन कौन शब्द से? क्योंकि, लेकिन, परंतु, चूंकि, कि, इसलिए, अतः, क्योंकि, लेकिन, परंतु, चूंकि, कि, क्यों, इसलिए, अतः, ये सारे शब्दों में से किसी शब्द से यदि कोई वाक्य जुड़ा हुआ हो तो समझ आना वो कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। इसकी पहचान है। और संयुक्त वाक्य में क्या आता है? जिस वाक्य में एक सरल वाक्य एवं एक मिश्र वाक्य को जिस वाक्य में सरल वाक्य सबको किसी संयोजक अव्यय के द्वारा जोड़ा गया हो वह क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे जिस वाक्य में एक सरल वाक्य और एक मिश्र वाक्य को किसी संयोजक अव्यय के तरह जोड़ा गया हो, जैसे उसने खाया कि उसके पेट में दर्द उठ गया और उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। ले जाना पड़ा। आप बताइए, आप देखिए, उसने जैसे ही उसने खाया कि उसके पेट में दर्द उठ गया, तो ये हो गया आपका मिश्र वाक्य, क्योंकि की लगा है वहां, और उसे डॉक्टर के पास ले गया गया, जाना पड़ा, ये हुआ सरल वाक्य। क्योंकि इसे एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है। उसे हो गया उद्देश्य, बाकी हो गया क्या? विधेय। किसे ले जाना पड़ा? कौन ले जाना पड़ा? किसको? तो उसको, किसको? रोगी को। तो एक सरल वाक्य और एक विमास को किसी संयोजक का अव्यय। अब इसका पहचान क्या है? इसकी पहचान है, और देखिए, तथा, एवं, ये सारे शब्दों से जब कोई दो वाक्य जुड़ा हुआ रहे, कोई दो वाक्य इन चारों में से किसी शब्दों से जुड़ा हुआ रहे, तो यह क्या कहलाएगा? आपका संयुक्त वाक्य कहलाएगा। संयुक्त बना हुआ, जुड़ा हुआ। जब किसी वाक्य में आप देख लीजिए, और वाक्य के बीच, दो वाक्यों के बीच, एक दो शब्दों के बीच राम और श्याम नहीं, तब तो फंस जाइएगा। दो वाक्यों के बीच यदि और, नहीं तो तथा, नहीं तो एवं, या लगा रहे, तो समझ जाना कि यह संयुक्त वाक्य है। यही इसका पहचान है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपकी सेवा में ये वाक्य एक रचना की दृष्टि से भेद के बारे में बताया। अगले वीडियो में अर्थ के दृष्टि से फिर वाक्य का जो भेद है उनको बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।